द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ एक कहानी का हिस्सा लगा है और ये हमें सीधे एक किरदार लूकस की दुनिया के अंधेरे में खींच लेता है। हम देखेंगे कि लेखक ने इस किरदार को कैसे गढ़ा है, खास तौर पर जब हम सब कुछ उसी की नजरों से देख रहे हैं। और ये नजरिया ही मतलब सब कुछ है। ये कहानी सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक शिकारी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसकी बहुत गहरी जांच पड़ताल है। बिल्कुल। हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये किरदार कैसे सोचता है, कैसे काम करता है और लेखक हमें उसकी डरावनी दुनिया में कैसे खींचता है। और सेटिंग तो कमाल की है। एक मॉडर्न चमकचमाता हुआ नाइट क्लब और हमारा हीरो, या शायद विलन। हाँ, विलेन ही कहना ठीक होगा। जो सदियों पुराना है। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये कहानी को पहली लाइन से ही पकड़ लेता है। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये जो नए और पुराने का टकराव है, ये सिर्फ सेटिंग में नहीं है। हम देखेंगे कि ये लूकस के हर एक्शन, हर एक सोच में झलकता है। तो कहानी शुरू होती है एक वीआईपी बार में। लूकस अपने अगले शिकार पर नजर रखे हुए है। लेखक ने पहले ही वाक्य में शिकार शब्द इस्तेमाल किया है। कोई घुमा फिराकर बात नहीं, सीधे मुद्दे पर। और ये बहुत जरूरी है। लेखक कोई सस्पेंस नहीं बना रहा कि लूकस के इरादे क्या हैं, वो हमें सीधे बता रहा है ये एक शिकारी है। हाँ। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेगा, बल्कि वो ये कैसे करेगा और क्यों करेगा। खेल यहीं से शुरू होता है। अच्छा, एक चीज जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींचा वो थे उसके धूप के चश्मे, रात में एक क्लब के अंदर। हाँ, पहली नजर में लगता है कि कोई बस कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहानी कहती है कि ये एक जरूरी सावधानी है। ये फैशन नहीं, बचाव है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत ही चालाक तरीका है हमें ये बताने का कि लूकस इंसान नहीं है। अच्छा। चश्मे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो उसकी आंखों की लालिमा और उसकी बहुत छोटी पुतलियों को छिपा रहे हैं। ये वो शारीरिक लक्षण हैं जो उसे इंसानों की भीड़ में अलग कर देंगे। बिल्कुल। तो पहले ही पैराग्राफ में लेखक ने बिना पिशाच शब्द का इस्तेमाल किए हमें बता दिया है कि हम किसी अलौकिक जीव से मिल रहे हैं। सही बात है। तो वो अपनी असलियत छिपा रहा है और ये छिपाने का नाटक विस्की के ग्लास तक जाता है। हाँ। वो उसे होठों तक लाता है पर पीता नहीं। उसे प्यास है पर किसी गहरे और ज्यादा संतोषजनक चीज की। इशारा बहुत साफ है ना? हाँ, और ये सीन बहुत कुछ कहता है। वो इंसानों के बीच है, उनकी नकल कर रहा है, लेकिन उसकी जरूरतें एकदम अलग हैं। वो विस्की का ग्लास एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से जो असली भूख है वो कुछ और ही है। और वो उसे लगातार दबा रहा है। बिल्कुल, उसे दबा रहा है। और उसे दबाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कहानी में लिखा है कि उसे खुद पर काबू पाने के लिए 300 साल पुरानी महारत का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोचिए जरा, 300 साल। मतलब ये कोई नया नया राक्षस नहीं है, ये सालों के अनुभव और अनुशासन का नतीजा है। बिल्कुल। और यही बात उसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। वो कोई जंगली जानवर नहीं है जो अपनी भूख के आगे बेबस हो। नहीं, वो एक बहुत ही अनुशासित शिकारी है। वो जानता है कि अगर उसे शिकार को अपनी तरफ खींचना है तो उसे बोर बेपरवाह दिखना होगा। ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। हाँ, एक चारा है। आवेग में काम करना उसके लिए नहीं है। 300 साल का तजुर्बा उसे यही सिखाता है कि सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। तो वो शिकारी है जो इंतजार कर रहा है और फिर उसका शिकार यानी वो महिला उसकी नजरों के सामने आती है। हाँ। गोरे बाल, लाल ड्रेस, उसे फ्लाइंग किस दे रही है। हाँ। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि लूकस का रिएक्शन क्या है। वो उसे देखकर ये नहीं सोचता वाह क्या लड़की है, उसका दिमाग फौरन विश्लेषण करने लगता है। हाँ, उसका विश्लेषण बहुत ठंडा और बेरहम है। वो अंदाजा लगाता है, अकेली, दिल टूटी हुई या एक वेश्या। उसे उसकी भावनाओं या व्यक्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस ये देख रहा है कि क्या वो एक आसान शिकार है। और उसका सबसे डरावना निष्कर्ष तो ये है, आज रात के बाद उसे कोई याद नहीं करेगा। ये लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। और ये उसकी पूरी मानसिकता को एक लाइन में बता देती है। हाँ। वो सिर्फ खाना नहीं ढूंढ रहा, वो एक सुरक्षित खाना ढूंढ रहा है। ऐसा शिकार जिसके गायब होने पर कोई सवाल न उठाए। ये क्रूरता से ज्यादा है, ये व्यावहारिकता है। बिल्कुल, उसके जिंदा रहने की रणनीति का हिस्सा। 300 साल तक दुनिया की नजरों से बचकर रहने के लिए आपको ऐसा ही सोचना पड़ता है। हर शिकार एक जोखिम है और वो उस जोखिम को कम से कम करना चाहता है। ये उसके दिमाग की कोल्ड लॉजिकल प्रोग्रामिंग है। और उसकी नजरें, ये पढ़कर तो मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, वो हिस्सा काफी। कहानी बताती है कि उसकी नजर एक शक्तिशाली दूरबीन से भी बेहतर है। वो उस महिला की त्वचा के नीचे
धड़कती नसों और धमनियों को देख सकता है। जरा सोचिए। ये एक शानदार तरीका है हमें उसके नजरिए में पूरी तरह डुबोने का। बिल्कुल। हम दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो देखता है, इंसानों के तौर पर नहीं, बल्कि चलते फिरते धड़कते हुए खून के पैकेट के तौर पर। हाँ। और यहीं पर उसका अंदरूनी संघर्ष तेज हो जाता है। उसकी आदिम इच्छा, वो जानवर बाहर आना चाहता है। उसके नुकीले दांत बाहर आने को बेताब हैं और उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उन्हें रोकना पड़ता है। तो ये जो नियंत्रण है और जो जानवर अंदर कैद है, इन दोनों के बीच की लड़ाई ही कहानी का असली तनाव है। हाँ। और लेखक ये भी बताता है कि उसे एक पल के लिए उस महिला पर दया आती है। क्या आपको लगता है कि ये सच में दया है या बस एक पुरानी याद? मुझे लगता है ये एक क्षणभंगुर गूंज है। शायद उसके अंदर जो इंसान कभी था, उसकी एक बहुत ही फीकी सी याद। लेकिन भूख एक हकीकत है और दया सिर्फ एक सोच, और भूख हमेशा जीतती है। सही बात है। वो उस दया को तुरंत छटक देता है क्योंकि उसके अस्तित्व के लिए भूख को पूरा करना ज्यादा जरूरी है। और फिर वो महिला खुद उसके पास आती है और कहती है, हे हैंडसम डेविल। और लूकस मन में सोचता है कि वो शैतान से भी बदतर है। यहाँ पर जो नाटकीय विडंबना है वो कमाल की है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कितने सच के करीब है। पूरी बातचीत इसी विडंबना पर टिकी है। वो हर बात में सच बोल रहा है, लेकिन उसका सच इतना भयानक है कि वो महिला उसे मजाक या फ्लर्टिंग समझ रही है। और लूकस इस बात को जानता है। हाँ, और वो ये भी मानता है कि इंसान अनजाने में खतरे की तरफ आकर्षित होते हैं। वो सोचता है कि लोग खतरे की तरफ ऐसे जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी उंगली नंगी लौ में डाल रहा हो। इसमें इंसानों के लिए एक तरह की हिकारत भी है ना? बिल्कुल। और वो लाइन जब वो कहता है, और तुम एक अच्छे भोजन की तरह दिखती हो, जाहिर है वो महिला इसे एक तारीफ समझती है। हाँ, ये बहुत ही कितना अजीब है। वो सचमुच उसे बता रहा है कि वो उसे खाने वाला है और वो इसे सुन के खुश हो रही है। और ये बात उसके इस पुराने विश्वास को और पक्का करती है कि इंसान सब एक जैसे होते हैं। उसे लगता है कि वो सब भोले हैं, आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। वो उस महिला से एक छोटा सा झूठ बोलता है कि उसने उसे भीड़ में देखा था, और वो फौरन मान लेती है। वो जानता है कि इंसानी ईगो और असुरक्षा का फायदा कैसे उठाना है। वही, ये भी उसके शिकार करने की कला का एक हिस्सा है। तो बार का पूरा सीन एक खेल की तरह है जिसे लूकस पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब वो दोनों कार की बंद जगह में पहुंचते हैं तो माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ, यहाँ लेखक चीजों को और ज्यादा तीव्र और खतरनाक बना देता है। हाँ, कार में पहुंचते ही बाहरी दुनिया कट जाती है। अब सिर्फ शिकारी और शिकार एक बंद जगह में है। और यहाँ पर लेखक दो तरह की भूख को एक साथ ले आता है। बिल्कुल, यौन अच्छा और खून की प्यास। कहानी में एक लाइन है, 2 तरह की भूख ने उस पर हमला कर दिया, दोनों ही वर्चस्व के लिए लड़ रही थी। अब तक जो नियंत्रण था वो टूटने लगता है। हाँ। और ठीक इसी पल में उसका अतीत सामने आता है। बेटी नाम की ये महिला उसे उस पिशाच की याद दिलाती है जिसने उसे 300 साल पहले बनाया था। हाँ, ये कनेक्शन अचानक क्यों आता है? क्योंकि हालात लगभग एक जैसे हैं। एक गोरे बालों वाली महिला, उसकी आक्रामक यौन इच्छा, बार का माहौल, ये सब उसके दिमाग में एक 300 साल पुरानी याद को ताज़ा कर देता है। अच्छा। ये फ्लैशबैक बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि लुकास हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ। वो कभी पुराने न्यूयॉर्क में एक आम इंसान था, एक सैनिक की पत्नी जिसे एक अंधेरी गली में एक महिला शिकारी ने अपना शिकार बनाया था। तो वो भी कभी एक शिकार था। ये उसके किरदार में एक दुखद परत जोड़ता है। बिल्कुल। हम उसे सिर्फ एक राक्षस की तरह नहीं देख पाते। ये उसके कामों को सही तो नहीं ठहराता, लेकिन हमें वजह जरूर देता है। बिल्कुल, ये क्लासिक शिकारी बन गया वाली कहानी है। सही बात है। बेटी की आक्रामकता उसे अपनी जन्मदाता की याद दिलाती है, जिस तरह उसने उसे फुसलाया था और फिर हमला किया था। ये याद हमें लूकस से सहानुभूति महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व को एक संदर्भ देने के लिए है। हाँ, वो बुराई के एक चक्र का नतीजा है और अब वो उसी चक्र को आगे बढ़ा रहा है। ये ऐसा है जैसे वो उस रात को फिर से जी रहा है, लेकिन इस बार किरदार बदल गए हैं। पिछली बार वो बेबस था, इस बार सत्ता उसके हाथ में है। शायद इसीलिए ये मुलाकात उसके लिए इतनी शक्तिशाली है। हो सकता है ये उसके लिए एक तरह का मनोवैज्ञानिक रिप्ले हो। कहानी ये नहीं कहती, लेकिन इशारा जरूर करती है। हाँ, ये उसके राक्षसपन को एक इतिहास देती है जो उसे एक सपाट विलन से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प बना देता है। हमें समझ आता है कि राक्षस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और फिर कहानी अपने अंत पर पहुंचती है। दोनों तरह की भूख एक ही पल में अपने चरम पर पहुंचती है। जैसे ही वो स्खलित होता है, वो अपने नुकीले दांतों को उसकी गर्दन की मोटी नस में गहराई से धंसा देता है। लेखक ने इन दोनों कामों को एक ही बना दिया है।
यहाँ भाषा का इस्तेमाल बहुत शक्तिशाली है। टेक्स्ट कहता है कि बेटी का शरीर जम जाता है, आनंद से दर्द की ओर मुड़ जाता है। हाँ, उसके बचने की कोशिशें बेकार हैं। ये इच्छा और विनाश का अंतिम संगम है। उसे वो शारीरिक आनंद मिला जो वो चाहती थी, लेकिन उसकी कीमत वो है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आखिरी सीन में लूकस अपनी प्यास बुझा रहा है। बहलाने फुसलाने का खेल खत्म हो गया है। खेल खत्म। शिकारी को आखिरकार अपना भोजन मिल गया है। ये अंत बहुत ही ठंडा और असरदार है। हाँ, लेखक यौन इच्छा और हिंसा के बीच की महीन रेखा को पूरी तरह से मिटा देता है। दोनों को ही आदिम शक्तिशाली आवेगों के रूप में दिखाया गया है, और लुकस के लिए ये दोनों आवेग एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये कहानी सिर्फ एक पिशाच के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिकारी और शिकार के मनोविज्ञान, इच्छा और विनाश की प्रकृति के बारे में है। और ये सब हमें एक ऐसे जीव की आंखों से दिखाया गया है जो सदियों से ये खेल खेल रहा है। लूकस का किरदार, जैसा हमने देखा, नियंत्रित राक्षसी प्रवृत्ति का एक बेहतरीन अध्ययन है। वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, नहीं, वो एक बुद्धिमान, धैर्यवान शिकारी है जिसने 300 सालों में अपनी कला को निखारा है। और सच तो ये है कि उसका जबरदस्त आत्मनियंत्रण ही उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। बिल्कुल। और जिस तरह से कहानी अंदरूनी सोच और नाटकीय विडंबना का इस्तेमाल करती है, वो तनाव को लगातार बनाए रखती है। ये हमें एक राक्षस के दिमाग के अंदर ले जाती है। हाँ। और हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि दुनिया उसकी नजरों से कैसी दिखती है, एक शिकारगाह। इस पर एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। कहानी में ये बताया गया है कि बेटी की बेबाकी लूकस को उस महिला की याद दिलाती है जिसने उसे बनाया था। ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या लूकस बस हिंसा के उसी चक्र को दोहरा रहा है जिसका वो कभी शिकार हुआ था? और क्या अपने शिकार में अपने ही अतीत की झलक देखना उसके लिए कुछ बदलता है? या ये शिकार जारी रहने से पहले बस एक पल भर की सोच है? इस पर सोचा जा सकता है।